के अंतर्गत भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में पढ़ाऊंगी। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है जिसका अर्थ है बोलना। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा भावों और विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। जब हम अपने भावों और विचारों को किसी के सामने व्यक्त करते हैं तथा दूसरे के भावों और विचारों को समझते हैं तो यह जो है भाषा के माध्यम से ही होता है। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा, जब हम अपने विचारों को बोलकर किसी के सामने व्यक्त करते हैं तो वह मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। तो भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति बोलकर अपने विचार व्यक्त करता है तथा दूसरा उसे सुनकर उसके विचार को ग्रहण करता है तो वह जो है मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। ऐसे ही दूसरी भाषा है लिखित भाषा। भाषा का वह माध्यम जिसके द्वारा एक व्यक्ति लिखकर अपने विचारों को व्यक्त करता है और दूसरा उसको पढ़कर समझता है तो वह जो है लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। इसके अतिरिक्त कभी कभी संकेतों के माध्यम से भी भाषा व्यक्त होती है लेकिन वह भाषा के अंतर्गत नहीं आती। जिस प्रकार संसार में कई भाषाएं प्रचलित हैं जैसे जर्मन है, हिंदी है, अंग्रेजी है, उर्दू है, रूसी आदि, तो इसी तरह भारत में भी अनेक भाषाएं प्रचलित हैं। जैसे इसी प्रकार भारत में भी अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है जिसमें असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी और हिंदी आदि भाषाएं आती हैं। भाषा के अन्य विविध आयाम या रूप: बोली, उपभाषा, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, मानक भाषा, संपर्क भाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा। बोली जो होती है, बोली भाषा का छोटा या क्षेत्रीय रूप है। इसका साहित्य लिखित रूप में नहीं मिलता है अपितु यह लोक कथाओं या लोकगीतों के रूप में मिलता है। बोलियां ही विकसित होकर भाषा का रूप ले लेती हैं। हमारी हिंदी भाषा का विकास भी खड़ी बोली से ही हुआ है। बोली और भाषा में अंतर क्या है? बोली जो है सीमित क्षेत्र में बोली जाती है और भाषा का क्षेत्र जो होता है व्यापक होता है। बोली का मौखिक साहित्य होता है जबकि भाषा का साहित्य लिखित होता है। बोली का स्वरूप मानक नहीं होता जबकि भाषा का स्वरूप जो होता है वह मानक होता है। अब है उपभाषा। उपभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा बड़ा होता है। इसका साहित्य मौखिक के साथ साथ लिखित भी होता है। जैसे अवधी, मैथिली, ब्रज आदि बोलियों के साथ में जो है साहित्य की रचना हुई है। उपभाषाओं और उनकी बोलियों की सूची बनाई गई है। देखिए, उपभाषाएं और उनकी बोलियां: पश्चिमी हिंदी वर्ग, पूर्वी हिंदी वर्ग, बिहारी हिंदी वर्ग, राजस्थानी हिंदी वर्ग और पहाड़ी हिंदी वर्ग। पश्चिमी हिंदी वर्ग में ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी बोले। पूर्वी हिंदी वर्ग में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी में भोजपुरी, मैथिली और मगही बोली। राजस्थानी हिंदी वर्ग में जयपुरी, जिसको ढूंढाड़ी भी कहते हैं, मेवाती, मारवाड़ी और मालवी। पहाड़ी हिंदी वर्ग के अंतर्गत कुमाऊनी और गढ़वाली बोली आती है। इसके बाद है मातृभाषा। जिस भाषा को हम अपने घर में बोलते हैं वही हमारी मातृभाषा कहलाती है। ज्ञान का सबसे उपयुक्त माध्यम मातृभाषा होती है जिसके द्वारा हम लोग अपने भावों और विचारों को आदान प्रदान कर सकते हैं। पंजाब में रहने वाले की मातृभाषा पंजाबी होगी, ऐसे ही बंगाल में रहने वाले की मातृभाषा बंगाली होगी और तमिलनाडु में रहने वाले की भाषा तमिल होगी। फिर है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा यानी वह भाषा जो देश के अनेक क्षेत्रों में, अनेक प्रदेशों में और समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा बोली जाती है। इस दृष्टि से हिंदी का स्थान सर्वोपरि है क्योंकि यह देश के लगभग 70% लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। फिर है राजभाषा। राजभाषा वह भाषा होती है जिसका प्रयोग सरकारी कार्यालयों में कामकाज के लिए किया जाता है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था।
इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर है मानक भाषा। मानक भाषा जो है भाषा की एक रूपता को बनाए रखने के लिए विद्वानों द्वारा अनेक रूपों में से कि जिस रूप को मान्यता दी जाती है वह भाषा जो है मानक रूप कहलाती है। खड़ी बोली हिंदी की मानक भाषा का ही रूप है। फिर है संपर्क भाषा। वह भाषा जिसका प्रयोग हम लोग आपस में संपर्क करने के लिए करते हैं वह संपर्क भाषा कहलाती है। भारत की संपर्क भाषा हिंदी और विश्व की संपर्क भाषा अंग्रेजी है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा जो प्रत्येक देश में संपर्क का माध्यम होती है ना, प्रत्येक देश में बोली जाती है ना, तो जो है अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा विभिन्न देशों में लोगों के बीच संचार का एक माध्यम होती है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में प्रयुक्त भाषाएं। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, जिसमें असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी और हिंदी। ये भाषाएं जो हैं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई हैं। अब मैं आप लोगों को लिपि के बारे में बताती हूँ। मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में अभिव्यक्त करने के लिए कुछ निश्चित ध्वनि चिन्हों को व्यक्त किया जाता है जिसे लिपि कहते हैं। जिसमें देवनागरी लिपि में संस्कृत, हिंदी, मराठी, कश्मीरी, कोंकणी आदि भाषाएं आती हैं। रोमन लिपि में अंग्रेजी और जर्मन, फारसी लिपि में उर्दू भाषा और गुरुमुखी लिपि में पंजाबी। देवनागरी, रोमन और गुरुमुखी लिपि जो होती है वो बाएं से दाएं लिखी जाती है, और जबकि जो फारसी लिपि होती है वह दाएं से बाएं लिखी जाती है। देवनागरी लिपि हिंदी, मराठी, कश्मीरी, कोंकणी, नेपाली, संथाली, बोडो आदि देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। देवनागरी लिपि जो होती है वह बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। इस लिपि की विशेषताएं मैं आप लोगों को बता रही हूँ। देवनागरी लिपि में वर्णों का क्रम वैज्ञानिक और व्यवस्थित होता है। देवनागरी लिपि का किसी भी भाषा में अनुवाद या लिपि अंतरण हो सकता है। प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग लिपि चिन्ह और मात्राएं होने के कारण लेखन में शुद्धता है। देवनागरी लिपि जैसे देवनागरी जैसी बोली जाती है वैसी ही लिखी जाती है, जबकि फारसी और रोमन में ऐसा नहीं है। देवनागरी में क, प, म, फारसी में काफ, पे, मीम और रोमन में के, पी, एम बोला जाता है। अब आप लोगों को हिंदी भाषा के महत्व को बताते हैं। हिंदी लगभग 1000 वर्ष पुरानी भाषा है। इसका विकास क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी। भारत के 10 प्रदेशों को हिंदी क्षेत्र कहा जाता है। आज हिंदी देश के कोने कोने में बोली जाती है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, इन राज्यों में हिंदी है राज्य भाषा ना। तो यहाँ की राजभाषा क्या है? हिंदी। पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, अंडमान निकोबार में हिंदी को द्वितीय राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। हिंदी के प्रसार और लोकप्रियता में हिंदी फिल्मों और फिल्म संगीत का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। भारत से बाहर हिंदी का प्रसार बहुत बड़े क्षेत्र में है। अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, तंजानिया, दक्षिण अफ्रीका, नेपाल, फिजी, यमन, गुयाना, सिंगापुर, सूरीनाम, हॉलैंड आदि देशों में हिंदी जानने वाले मौजूद हैं। विश्व के अनेक विश्वविद्यालयों में हिंदी का पठन पाठन हो रहा है। हिंदी अब विश्व की दूसरी बड़ी भाषा के रूप में प्रसिद्ध है। कुछ लोग हिंदी को विश्व भाषा भी कहते हैं। साहित्य, ज्ञान के संचित को उसको साहित्य कहते हैं। साहित्य के 2 प्रकार हैं, गद्य और पद्य। पहले आप लोगों को गद्य के बारे में बताती हूँ। इसमें जो है लेखक अपने भावों और विचारों को व्यवस्थित भाषा और रचनात्मक प्रक्रिया द्वारा व्यक्त करता है। गद्य के अंतर्गत निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक, आत्मकथा, जीवनी, यात्रा, वृतांत आदि आते हैं।
कुछ प्रमुख साहित्यकार और उनकी रचनाएं इस प्रकार हैं, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र, अंधेर नगरी, जयशंकर प्रसाद, चंद्रगुप्त, भीम सहानी की रचना है तमस इत्यादि। अब है आप लोगों को पद्य के बारे में बताती हूँ। पद्य को इसे काव्य या कविता भी कहा जाता है। जब कवि अपने मन के विचार या भावों को छंद, तुक, लय आदि द्वारा व्यक्त करता है तो उसे पद्य कहते हैं। पद्य साहित्य के कुछ प्रमुख कवि और उनके काव्य ग्रंथ, जैसे कि तुलसीदास रामचरितमानस लिखा है इन्होंने। ऐसे ही कबीरदास, उनकी रचना है बीजक। मलिक मोहम्मद जायसी, उनकी रचना है पद्मावत इत्यादि। भाषा जो है ध्वनियों पर आधारित होती है। ध्वनि अर्थात वर्ण से शब्द और शब्द से वाक्य बनते हैं। इस प्रकार व्याकरण जो है, व्याकरण के 3 अंग होते हैं। व्याकरण के अंग बताने से पहले आप लोगों को व्याकरण की परिभाषा बता रहे हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा के शुद्ध रूप तथा उसके प्रयोग के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके द्वारा हम लोग जानते हैं कि भाषा शुद्ध रूप में प्रयोग हुई है या नहीं। भाषा के अंग, भाषा के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत वर्ण, उसके भेद, आकार या उसके मेल के नियमों आदि का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है शब्द विचार। शब्द विचार के अंतर्गत उसके भेद, उत्पत्ति, रचना तथा रूपांतर नियमों आदि का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है वाक्य विचार। वाक्य विचार से संबंधित उसमें जो है उसके भेद, विश्लेषण, रचना, अवयव तथा शब्दों से वाक्य बनाने के नियमों आदि का अध्ययन किया जाता है। भाषा लगभग 1000 वर्ष पुरानी है। इसका विकास क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले संस्कृत भाषा, फिर पाली, प्राकृत, फिर अपभ्रंश, तब जाकर हमारी हिंदी भाषा आती है। हिंदी भाषा को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था। आज आप लोगों ने भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में जाना।